Hello friends, thanks for giving your valuable feedback. The most important issue raised by you is of course to speak in English. But some students here want me to speak in Hindi also. For a time being I would try to use both the languages Hindi and English. And if Hindi listeners are comfortable if I speak in English, then I will approach towards the English language. Okay, today is 23rd of August and 2016. I'm going to start with the first article. This is the article of Indian Express, The Great Wall of China. It is a very good article. So historically we have focused more towards on our western front. In west there is a Pakistan and पाकिस्तान के साथ हमारी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं. पाकिस्तान हमें प्रोवोकेट करता रहता है. हम सारी की सारी एनर्जी हम पाकिस्तान की तरफ वेस्ट करते रहते हैं. कश्मीर की फायरिंग, यहाँ पे गुजरात में फिशरमैन इश्यूज, हमारी सारी की सारी एनर्जी यहाँ पर हमने लगा रखी है. और हमारे ईस्टर्न फ्रंट पे है हमारे म्यांमार, नेपाल. यहाँ पर हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं. हम यहाँ पे अपने रिलेशन बहुत अच्छे कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं. और इसके अलावा ईस्ट में देख लीजिए, ईस्ट में एशियन कंट्रीज हैं, यहाँ पर इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं. If we can focus there, then we can gain a lot. There is a lot of scope of trade there on the eastern front, but we are focusing more towards the western countries like Pakistan. Pakistan is hell. अब देखिए बात आती है, नेपाल में अभी अभी रेजिम चेंज हुआ है. केपी ओली की गवर्नमेंट गिर चुकी है और प्रचंडा की गवर्नमेंट आई है. और म्यांमार में भी फर्स्ट टाइम एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां पर चुनी गई है. और की सुई वहां पे अभी फॉरेन मिनिस्टर बनी है. वहां पे एक रूल था कि वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकती, इसलिए उसको फॉरेन मिनिस्टर चुना गया है. अब पहली बार सुषमा स्वराज जी अब वहां पे जाएंगे नई गवर्नमेंट इलेक्ट होने के बाद में. देखो, वेस्ट को छोड़ दें तो भी हम वेस्ट में जो पाकिस्तान और चाइना की वहां पर अलायंस है, वहां पे इंडिया चाह के भी कुछ उनके डायनामिक्स चेंज नहीं कर सकता है. उनकी दोस्ती रहेगी ही रहेगी. लेकिन यहाँ पर ईस्ट में नेपाल में और म्यांमार में अगर इंडिया ढंग से अपनी डिप्लोमेसी का यूज करे तो बहुत कुछ किया जा सकता है. और ईस्ट और वेस्ट फ्रंट में दोनों में एक ही कॉमन चीज है. वेस्ट में भी चाइना अपना डंगा डाल रहा है पाकिस्तान के साथ दोस्ती करके, और ईस्ट में भी देख लीजिए आप, नेपाल के अंदर, म्यांमार के अंदर चाइना अपना डंगा डाल रहा है, अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश कर रहा है. ऑन द इंडिपेंडेंस डे स्पीच, मोदी यूज द वर्ड्स बलूचिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान एंड पीओके. In all these areas there is a role of China. अब देखिए, नेपाल में प्रचंडा की गवर्नमेंट आई. उन्होंने इलेक्ट होने के बाद में बैलेंस पॉलिसी अपनाने की कोशिश करी. उन्होंने 2 डिप्टी पीएम वहां पे, दोनों के एक डिप्टी पीएम को भेजा उन्होंने बीजिंग में और एक भेजा दिल्ली में. तो ही इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश ए बैलेंस फाइन लाइन बिटवीन द चाइना एंड इंडिया. और बर्मा में भी देख लीजिए आप, सू की भी उन्होंने सबसे पहले बीजिंग की विजिट करी. और उसके बाद में ऐसा नहीं है कि वो बीजिंग के साथ अपने संबंध बिल्कुल एक तरफा रखना चाहती हैं. बीजिंग जाने के तुरंत बाद वहां पर अब सुषमा स्वराज से वो मिलने वाली हैं और इसके बाद वो वाशिंगटन भी जाएंगी. सो दिस मींस शी इज आल्सो ट्राइंग टू क्रिएट ए फाइन लाइन बिटवीन ऑल द मेजर पावर्स हियर. और इसके बाद आते हैं, ये बात अब ऑब्वियस हो चुकी है कि नेपाल में चाइना का रोल बढ़ रहा है. और बर्मा में भी तो उनका रोल पहले से ही है. Because all the world like allowed China to feel the welcome there. No one went there in the Burma. That's why the China established its power there. अब ज्योग्राफी के जो इंडिया और नेपाल की ज्योग्राफी ऐसी है, चाहे रिलेशन कितने भी खराब हो जाएं फिर भी दोनों को एक दूसरे के साथ रहना ही रहना पड़ेगा. आपके पड़ोसी के साथ लड़ाई हो जाए तो क्या आप अपना घर चेंज कर लेंगे? नहीं, आज नहीं तो कल आपको उनसे बोलना ही पड़ेगा, मजबूरी है भाई. और वैसे ही चाइना और म्यांमार के रिलेशन भी फिलहाल पिछले दिनों कुछ खास अच्छे नहीं थे. एक मिस्टोन ब्रिज करके था, वहां पे उनको इरावदी रिवर पे ये बैन कर दिया गया था क्योंकि लोकल पॉपुलेशन इससे नाराज थी. इन्वायरमेंटल कंसर्न्स और बहुत सारे कंसर्न्स ऐसे थे. तो म्यांमार ने इस डैम पर रोक लगा दी गई थी चाइना के अगेंस्ट. सो एक काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड देयर व्हिच वाज अगेंस्ट द चाइना. लेकिन वैसे ही कितने ही रिलेशन उनके खराब हो जाएं फिर भी उनकी ज्योग्राफी ऐसी है, दोनों पड़ोसी देश हैं कि एक लेवल के बाद ऊपर जा ही नहीं सकते. अब आती है, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हो चुके हैं वहां पे म्यांमार में. और उनकी जो शू कई की जो विजिट थी उसमें उन्होंने जो मेजर
गेन किया है वो ये किया कि चाइना मान गया है कि वो 3 रिबल ग्रुप्स हैं म्यांमार के, एथनिक अपराइजिंग वहां पे है, और 3 रिबल ग्रुप्स जो कि चाइना वहां पे उनको टेबल पे ला सकता है वो टेबल पे लाएंगे। और इसके अलावा सूकी ने एक कमीशन भी बनाया है, लाइक शी हैज शोन द कमिटमेंट टू शो द अपराइजिंग्स, एथनिक अपराइजिंग्स व्हिच इज हैपनिंग देयर। और इसके अलावा हमारे इंडिया को भी नेपाल में और बर्मा में एडवांटेज, ज्योग्राफिकली एडवांटेजेस हैं। वही मेन बात है, वेस्ट में कुछ कर नहीं सकते, कम से कम ईस्ट में तो कुछ कर सकते हैं। वहाँ पे तो नेपाल और बर्मा दोनों के दोनों एक फाइन लाइन बैलेंस कम से कम करना चाहते हैं। पाकिस्तान तो बिल्कुल हमारे साथ कभी भी नहीं आएगा, वो तो चाइना का जबरदस्त पिछलगू है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों के दोनों नेपाल और म्यांमार हमेशा कहते हैं कि इंडिया डजंट डू एनी काइंड ऑफ एक्शन, इंडिया जस्ट से एवरीथिंग बट डोंट डू एनीथिंग। हमारी प्रॉब्लम क्या है, वी डोंट हैव मच मनी, चाइना इज हैविंग ऑल द मनी, वी आर द कैश आउट कंट्री, हमारे पास पैसे ही नहीं है, तो एक लेवल के बाद हम ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए हमें विग्रेस कॉमर्शियल एंगेजमेंट करने चाहिए इन दोनों कंट्रीज के साथ में, ताकि कम से कम हमारा यहाँ पर तो कुछ हमारी पावर, मेजर पावर है, यहाँ पे हम जो वैक्यूम अगर नहीं जाएंगे तो चाइना वो सारा का सारा वैक्यूम फिल कर देगा। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग द गवर्नर। कल हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया था, तो आज दोबारा थोड़ा सा इसके बारे में, आरबीआई की जो वर्किंग है उसके बारे में। उर्जित पटेल was appointed as the governor. So which 3 things went in the favor of Urjit Patel? That's why the Urjit Patel was appointed as the governor. First thing was, of course, he was already the deputy governor, and the second thing was he was having all the qualifications which a person must have these days to become a RBI governor. कौन सी? ये सब जैसे कि पढ़े लिखे, फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे होना, IMF में काम किए होना, ये सारी क्वालिफिकेशन उसके पास पहले ही थी। और सबसे थर्ड जो कंडीशन है वो तो हमने कल भी डिस्कस करी थी, ही इज नाउ ऑन द सेम पेज एज द गवर्नमेंट इज, ही वाज देयर, जो कि इन्फ्लेशन एक लेवल तक सीमित रखना चाहता था, उसी की कमेटी ने रिकमेंड किया था, और गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि इन्फ्लेशन एक लेवल तक ही यहाँ पर रहे। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने पिछले दिनों एक इन्फ्लेशन का फिगर पेश करी थी। उस फिगर में क्या है कि 8% इन्फ्लेशन है हमारी अप्रैल के बाद में और जुलाई के पिछले दिनों। अगर गवर्नमेंट फूड सप्लाईज इंक्रीज नहीं करती है तो इन्फ्लेशन घटाने के लिए हमें हमारी ग्रोथ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। आरबीआई ग्रोथ रिस्टोर कर सकता है, और गवर्नमेंट जो है कि अब फिलहाल इन्फ्लेशन कम करने की अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि आरबीआई ये इन्फ्लेशन कम करने की जिम्मेदारी अपना ले, ताकि कल को अगर पल्सेस के या किसी के रेट अगर बढ़ते हैं तो लोग गवर्नमेंट को अपॉइंट मत करें, आरबीआई को ब्लेम करें। और आरबीआई ने पिछले दिनों ये इंप्रेशन भी दिया है, रघुराम राजन और द अदर गवर्नर्स took active participation in decreasing the inflation or after a level. That's why it has given the impression that RBI is responsible for reducing the inflation. अब पिछले दिनों तो इन्फ्लेशन कम हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने कम करी है। इसके 2-3 रीजंस हैं। इसके रीजन है, ऑयल प्राइसेस आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, और ग्रोथ इन्वायरमेंट भी काफी, पूरे वर्ल्ड की ग्रोथ बहुत कम है, इसीलिए इन्फ्लेशन कम है। जो IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जो फिगर्स आए थे उसमें तो कम से कम यही रखता है कि इन्फ्लेशन आने वाले दिनों में भी कमी रहेगी। बट जो IIP है ये ज़्यादा सुटेबल है नहीं हमारी इनकम मेजरमेंट के लिए। उसके लिए हमें यूज करना चाहिए इंडेक्स ऑफ वैल्यू एडिड। ये इट इज पब्लिश्ड बाय द CSO। लेकिन इनकम मेजरमेंट के लिए इंडेक्स ऑफ वैल्यू एडिड सही है, और इन्फ्लेशन के लिए IIP इज गुड इंडेक्स। और देखिए, अगर आरबीआई को अच्छे से इन्फ्लेशन टैकल करना है तो उसकी वर्किंग में कुछ ना कुछ तो चेंज लाना ही पड़ेगा। फिलहाल की उसकी वर्किंग अप टू द मार्क नहीं है। अब लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट द बैंक लीगेसी ऑफ आरबीआई। जब 1970 का टाइम था, इन द अर्ली 70s, आरबीआई यूज्ड टू पब्लिश ए मंथली बुलेटिन एंड इट वाज वाइडली रेड बाय द मेजर इकोनॉमिस्ट एट दैट टाइम। It was a great source of information and the analysis on the Indian economy. जैसे अब इकोनॉमिक सर्वे हम पढ़ते हैं अच्छे से, वैसे उस टाइम पे यूपीएससी एस्पायरेंट्स आरबीआई का जो ये बुलेटिन पढ़ते थे उसमें काम की बातें लिखी होती थी। आजकल तो आरबीआई ऐसा कुछ करता नहीं है, उसने अपनी क्रेडिबिलिटी थोड़ी खो दी है, उसने गुडविल खो दी है।
एक टाइम था 1991 का 90s का, आरबीआई यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द independent economist also, but now these days it has been blamed on the RBI that ये ज़्यादा गवर्नमेंट के पिछलगू बन के रहते हैं, ये इंडिपेंडेंट जो इकोनॉमिस्ट है उनकी ओपिनियन को वेलकम नहीं करते हैं. So now RBI is going more towards the politics. In the early 90s it was used to be away from the politics. So it is hoped that Urjit Patel, after becoming the new governor, will restore the same system and will invite the intellectual capital, and also it will allow the accessibility of the citizens to this institution. अब आरबीआई का जो इम्प्रेसिव ट्रैक रिकॉर्ड है स्टेबिलिटी के बारे में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. देखिए इनका ट्रैक रिकॉर्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने में बहुत अच्छा है. बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो थे 1991 में इन्होंने अच्छे से टैकल करी. इवन इन 2003 देयर वाज अ मर्जर ऑफ द सेंचुरी ओल्ड नेडुगंडी बैंक बेस्ड इन द केरला विद द पीएनबी, और जो ये किया गया था ताकि जो डिपॉजिट्स हैं वो सेफ रहें कंज्यूमर्स के. इवन रघुराम राजन played a great role in tackling the NPAs of the banks, and he clearly conveyed to the banks that you need to reduce your NPAs, लेकिन उनका काम ये अधूरा ही रह गया. और इस आरबीआई के कंपैरिजन में अगर हम एफबीआई मींस द फेडरल बैंक ऑफ इंडिया इन द यूएसए, उनका काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. आवर इंस्टीट्यूशन इज बेटर in terms of maintaining the financial stability. वहाँ आप देख लीजिए in 2008 there was a Lehman Brothers crisis and the recession came after that time. अगर FBI चाहता वहाँ पे तो ढंग से फाइनेंशियल क्राइसिस को टैकल किया जा सकता है, कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सकता था. तो कम से कम इस महीने में आरबीआई ने बहुत अच्छा काम किया है. और दूसरी सिंपल सा इशू है और बहुत मजाकिया इशू है डेली ट्रांजेक्शन्स का. डेली ट्रांजैक्शंस का मतलब आप गए होंगे किसी दुकान पे और दुकानदार ने आप खुले ना होने की वजह से आपको चेंज में टॉफी दे दी होगी. सो दिस इज द मेजर इशू आल्सो. लाइक आरबीआई को इस बारे में कुछ ना कुछ करना चाहिए कि चेंज की प्रॉब्लम आ रही है उसको दूर करने का. अरे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से हम सिक्के पंचमार्क कॉइन्स हम उस टाइम से इशू करते थे और फिलहाल खुले हमारे पास होने चाहिए यार. तो ये एक दूसरा इशू आरबीआई को इसके बारे में सोचना चाहिए. अगला आर्टिकल आता है ये स्पोर्ट्स के बारे में. इस ओलंपिक में हम सिर्फ 2 मेडल जीत पाए और लास्ट टाइम 2012 में हमने 6 मेडल्स जीते. सो इट वाज द बिग अचीवमेंट टू विन द 6 मेडल्स लास्ट टाइम इन द 2012. व्हाई इट वाज अचीवमेंट? बिकॉज बिफोर 2012 इट वाज इंडिया वाज एबल टू विन only 7 medals in the individual events. That's why it was the great achievement. So we were hoping that this time we would be able to increase our tally to the double digit, but it could not happen. So let's assess how we performed it there. We didn't perform so bad because हमारे काफी प्लेयर्स जैसे कि बिंद्रा, दीपा करमांकर और इवन साइना मिर्जा एंड रोहन बोपन्ना ये काफी करीब आए जीतने के. चौथे स्थान पर ये रहे. इवन बिंद्रा ने एक यू कैन से दैट सही मायने में बताया कि अगर इफ यू वांट टू विन द मेडल्स देन यू नीड टू इन्वेस्ट द मनी लाइक द यूके हैज इन्वेस्टेड. और उसके अलावा भी अभी द हिंदू की ओपिनियन है, वी नीड टू क्रिएट अ स्पोर्टिंग कल्चर हेयर. लाइक इफ वी आर इन्वेस्टिंग ओनली द मनी देयर इज नथिंग गोइंग टू चेंज. व्हाट डू यू मीन टू से दैट बाय चेंजिंग द स्पोर्टिंग कल्चर? स्पोर्टिंग कल्चर का मतलब ये है कि हम स्पोर्ट्स को अभी भी पास टाइम मानते हैं. अरे आप देख लीजिए हमारे घर में अगर हमारा कोई भाई या कोई कुछ करना चाहता है तो हम उसे मोटिवेट करते हैं? नहीं करते, क्योंकि रिस्क है. इसमें हम देखते हैं कि यार पैसा खराब हो जाएगा, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज नहीं है. तो स्पोर्ट्स को हमें इस तरह डेवलप करना पड़ेगा ताकि कम से कम एम्प्लॉयमेंट सिक्योर हो, लोगों को लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज मिले, एक स्पोर्टिंग कल्चर डेवलप हो. इसको पास टाइम मत माने. तो इसीलिए इसी तरह का स्पोर्टिंग कल्चर हमें डेवलप करना पड़ेगा. अभी 4 साल पड़े हैं, अभी से सोचेंगे तभी जाके अगले बार जीतेंगे, नहीं तो अगली बार भी बस वही ये रोना धोना स्टार्ट रहेगा. अगला आर्टिकल अच्छा आर्टिकल है डिप्लोमेसी और डायस्पोरा के बारे में. ये आर्टिकल क्या कहता है? हमारा बहुत सारा डायस्पोरा फॉरेन कंट्रीज में है एंड इट इज ऑलमोस्ट कंसेंसस बिटवीन ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज दैट कि इनको कंसेशंस देने में वो पीछे नहीं रहेंगे. और ये हमारा जो डायस्पोरा है किस काम का है? ये डायस्पोरा हमें रेमिटेंसीज प्रोवाइड करता है, ये इन्वेस्ट करता है हमारी कंट्री में, लोबिंग करता है इंडिया के लिए और प्रमोटिंग हमारे इंडिया का जो कल्चर है बाहर प्रमोट करता है और ये इंडिया की अच्छी इमेज इस्टेब्लिश करता है बाहर की कंट्रीज में. तो
4-5 things which we can write in the mains exam. First is remittances, second is investment, third is lobbying for India, fourth is promoting Indian culture abroad, fifth is for building the good image of India. देखिए, लेट्स डिस्कस सम हिस्ट्री ताकि कंटेक्स्ट मिल जाएगा आपको। शुरू में तो हम डायस्पोरा के बारे में कुछ भी नहीं करते थे। हमें लगता था कि अगर कुछ करेंगे तो जो हमारे देश हैं वहाँ के, जहाँ पे इंडियन डायस्पोरा है, वो नाराज हो जाएंगे। तो वी डिडंट डू एनीथिंग अबाउट दिस। हमने सिर्फ नेशनल जो डेज होते थे तभी उनको इनवाइट करते थे। लेकिन बाद में राजीव गांधी ने ये सब कुछ स्टार्ट किया। फर्स्ट टाइम ही इनवाइटेड इंडियन डायस्पोरा फॉर द नेशनल बिल्डिंग। तब सैम पिट्रोडा, फेमस टाइप बंदे थे, वो यहाँ पर आए और उन्होंने नेशन बिल्डिंग में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। तो आपको याद होगा सैम पिट्रोडा नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क में है। तो ये सब करने से क्या मिला हमें, उन्हें क्या मिला जब वो इंडिया में आए? उन्हें जब वो यहाँ पे आए तो उन्हें क्या मिला? रेड टेपिज्म, मल्टीपल क्लियरेंसेस, डिस्ट्रस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। लाइक उनको अच्छे से रुझान नहीं मिला, अच्छे से वो जाते थे, वो उन्हें मिला नहीं रिस्पॉन्स इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। पहला हमने अपने आप को एश्योर किया, मतलब असर्ट किया, वो था फिजी में सिटीवेनी राबुका की गवर्नमेंट, उसने आउस्ट कर दिया था इंडियन मेजोरिटी गवर्नमेंट को वहां पर। राजीव गांधी ने बिल्कुल जबरदस्त आवाज उठाई इसके खिलाफ में, फिजी को कॉमनवेल्थ से सस्पेंड किया, यूएन में इसके खिलाफ आवाज उठाई। वहां पे एक तरह से इंडियन जो डायस्पोरा था फिजी में, वो डर भी गया था कि ऐसा करने से रेशियल टेंशंस क्रिएट हो जाएगी। लेकिन इंडियन डायस्पोरा वाज एनर्जाइज्ड एट दैट टाइम एंड दिस थिंग वाज इंस्ट्रूमेंटल इन मेंटेनिंग द डेमोक्रेसी एंड द रेशियल हार्मनी देयर। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में इंडिया ने बहुत से स्टेप्स लिए, जैसे कि सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई ओवरसीज अफेयर्स के लिए, पीआईओ बनाया, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय, और ये सब चीज़ें बनाई, एनआरआई फंड बनाया, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स, ये सब चीज़ें की हमने। और अभी तक अब वोटिंग राइट्स देने की बात चल रही है उनको। ठीक है, अब बात करते हैं गल्फ में। दो टाइप का हमारा डायस्पोरा है वहां पर। वन इज लाइक इन गल्फ, उनके लिए तो हम क्या कर सकते हैं, वेलफेयर मेजर्स चला रहे हैं क्योंकि उनको जरूरत है। लेकिन दूसरा टाइप का डायस्पोरा जो वेस्ट में है, they are very prosperous, they don't need the welfare measures. What they need is like protection of their properties and easiness in the traveling measures, this kind of things. उस मेजर ने हमें, जो वेस्टर्न के अंदर है, उन्होंने हमारे लिए लॉबिंग भी करी वहां पर। जैसे बहुत रिसेंट एग्जांपल है न्यूक्लियर पावर। जब हमने पोखरण न्यूक्लियर बम टेस्ट किया था 1998 में, तब उन्होंने हमारे लिए बहुत सी लॉबिंग करी। इवन न्यूक्लियर डील विद द यूएस इन 2005, दे लॉबिड इन द फेवर ऑफ इंडिया। अब मोदी जी जो आए हैं, उनकी तो फॉरेन पॉलिसी का मेन सेंटरपीस इंडियन डायस्पोरा है। उन्होंने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है, रॉक स्टार की तरह मीटिंग्स एड्रेस करना, ये सब चीजें। लेकिन उन्होंने जमीनी स्तर पर कुछ खास इस तरह का कुछ दिखाया नहीं है। उन्होंने बहुत से डिमांड करी थी, लेकिन मोदी जी ने एक जो महत्वपूर्ण स्टेप उठाया वो है मर्जिंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज एंड इंडियन अफेयर। Although it is pragmatic approach, but the diaspora thinks it is against their interests, and also there have been the irregularities in the diaspora's conferences and awards. So diaspora also doesn't like this thing. अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। वेस्ट एशिया में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है? वेस्ट एशिया बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रीजन है, वहाँ पे शिया सुन्नी और सारे देश आपस में लड़ते रहते हैं। ऑयल के प्राइसेस कम होने से ये दो रीजन्स मेन है, और इससे इन दोनों रीजन्स के कारण हो क्या रहा है, रेमिटेंसीज बहुत कम कर दी है उन्होंने, और बहुत सारे मैसिव रिटर्न होने लगे हैं वहाँ पे। उनको कैसे हम, अगर वो सारे इंडिया आने लगेंगे तो हम उनको कैसे जॉब्स प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे? हमारा अभी भी मिडिल ईस्ट का अधिकतर कंट्रीज के साथ में रिलेशन कैसा है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज का है। ये अच्छी बात है कि सऊदी अरेबिया हैज टेकन अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू रिड्यूस द स्टारवेशन इन द इंडियन डायस्पोरा देयर। एक मेजर प्रॉब्लम वहाँ पे है हमारी डेटा प्रॉब्लम की। हमें पता ही नहीं है वहाँ पे कितने, हमारे डायस्पोरा किस कंट्री में कितना है। जब भी कोई क्राइसिस होते हैं हम वीके सिंह को भेज देते हैं वहाँ पर, और वीके सिंह जी वहाँ पर जाते हैं और पता लगाते हैं कितने लोग हैं। पहले से हमारे पास एटलीस्ट डेटा होना चाहिए सारे के सारे कितने लोग हैं और ये सब कुछ। दूसरा, जब वहाँ पे कोई क्राइसिस होते हैं और हम हमारा फ्लाइट वगैरह एयरक्राफ्ट वहाँ पे भेजते हैं, so to the utter disappointments, some people there even they deny, like they don't want to come to India. Few say that they will search the alternative job there, and few say that no, we will claim the loss in the property kind of things.
और हमारे यहाँ पे लोग इसलिए नाराज हो जाते हैं कि आप खाम खाम खर्चा करके वहां पे प्लेन भेज रहे हैं, इसमें हमारा ही लॉस है। अब देखिए अगला अगला जो हम बात कर रहे हैं इसकी, क्या हमें जो लोग ये बाहर जा रहे हैं, क्या हमें इन पे कर्ब लगानी चाहिए? लाइक द पीपल आर गोइंग टू मिडिल ईस्ट, पीपल आर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। नहीं, कर्ब तो हमें इन पे नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ये तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के खिलाफ है। लेकिन कम से कम हमें एक ट्रैक रिकॉर्ड रखना चाहिए। ट्रैक रिकॉर्ड में कितने लोग बाहर जा रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, तो ताकि जब वो वापस आए क्राइसिस में, उनका एक रिहेबिलिटेशन का स्कोप हो सके। एक और हमें सेंटर और स्टेट को एक डिवीजन ऑफ लेबर भी क्रिएट करना, उन दोनों को मिलके जो वापस वर्कर्स आए हैं उनको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा जो डायस्पोरा है पहले से ज़्यादा प्रोस्पर्स है, ज़्यादा डेवलप्ड है, लेकिन ISIS के साथ भी कुछ लोग वहाँ पर गए हैं। ये भी हम लाइक वी यूज्ड टू प्राइड आवरसेल्व्स दैट आवर पीपल डोंट गो टू द ISIS, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं कि कुछ लोग ISIS के पास भी गए हैं। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हमें जो रेमिटेंसीज हमारा डायस्पोरा भेजता है उनको अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि बुरे वक्त में उसका अच्छे से यूज किया जा सके। ठीक है, ये आर्टिकल अब यहाँ पे खत्म होता है। अगला आर्टिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। यह आर्टिकल है, क्या मेयर्स डायरेक्टली अपॉइंट होने चाहिए, डायरेक्टली इलेक्ट होने चाहिए? फिलहाल क्या होता है हमारे यहाँ पे, आपको पता होगा नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन टाइप की थिंग्स है 74th अमेंडमेंट। तो यानी मेयर सीट्स है, कंस्टिट्यूंसी वाइज है वहाँ पे अर्बन में भी, और मेयर डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता है। एक सीट्स काउंसिल इलेक्ट होती है और वो मिल के चुन के मेयर अपॉइंट करती है। और जो हमारा म्यूनसिपल कमिश्नर होता है वो DC होता है, यानी गवर्नमेंट का होता है यहाँ पे, और डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता है म्यूनसिपल कमिश्नर। तो जब भी हमारे कोई मेजर अर्बन क्राइसिस होते हैं तो हम ये बात करने लगते हैं कि क्या मेयर्स हमारे डायरेक्टली इलेक्ट होने चाहिए। इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं, अर्बन क्राइसिस होते क्यों हैं। पहला तो नंबर 1 इंपॉर्टेंट रीजन इज पावरफुल एंड द पॉलिटिकल अकाउंटेबल लीडरशिप वीक है हमारे यहाँ पे, और फ्रेगमेंटेड इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर्स हैं, बहुत सारे बॉसेस हैं, काफ़ी लोगों के पास में अथॉरिटीज हैं। और दूसरा बात आती है हमारी, जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो मेयर के पास में होनी चाहिए, ये अच्छी चीज है। लेकिन अभी एक प्राइवेट बिल जो प्रेजेंट किया गया शशि थरूर के द्वारा में, उन्होंने कहा है कि इस बिल में कि मेयर को एग्जीक्यूटिव हेड बनाना चाहिए सिटी का, और जो म्युनिसिपल टर्म है वो मेयर के बराबर ही होनी चाहिए। यानी ये थोड़ा सिस्टम होगा प्रेसिडेंट टाइप का। यूएसए में यूएस का प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट होता है, जैसे हमारे जो ओबामा डायरेक्टली इलेक्ट हुए थे, लेकिन वहाँ पे एक सीनेट डायरेक्टली 500 सीट्स की एक डायरेक्टली अपॉइंटेड वो भी है, सीनेट नहीं जो दूसरी है सीनेट के अलावा। तो ये मेन रीजन ये डायरेक्टली अपॉइंट होने से, डायरेक्टली इलेक्ट होने से होगा क्या। मेन प्रॉब्लम है कि स्टेट्स उनको पावर नहीं दे रहे हैं, इसलिए सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। फिलहाल कुछ स्टेट्स ने, जैसे कि राजस्थान ने और हिमाचल ने डायरेक्टली अपॉइंट किया भी था, लेकिन उन्होंने अपना ये डिसीजन रिवर्स किया था। मेन पावर्स है स्टेट को, इनको पावर्स देनी चाहिए, चाहे वो डायरेक्टली इलेक्ट हों या फिर इनडायरेक्टली इलेक्ट हों। और क्या ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये प्रोविजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 74th अमेंडमेंट में ये सब्जेक्ट स्टेट के पास आता है। स्टेट मस्ट हैव सम काइंड ऑफ स्कोप टू इनोवेट द थिंग्स। अगर बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड करके कि मेयर्स मस्ट बी डायरेक्टली इलेक्टेड, तो उनके पास इनोवेशन का कोई स्कोप ही नहीं रहेगा। तो अगर डायरेक्टली अपॉइंट करना ही है, इलेक्ट करना ही है, तो कम से कम ये पॉलिटिकली टर्म्स पे होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं होना चाहिए। और कुछ एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए। द कंक्लूजन ऑफ दिस होल इशू इज दैट वी मस्ट गिव पावर्स टू द मेयर। उन्हें पॉलिटिकल ऑटोनॉमी देने की जरूरत है, उन्हें पॉलिटिकल पावर देने की जरूरत है, जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी भरनी पड़ेगी। अभी फिलहाल डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं वो हेड होते हैं, अब मेयर्स को हेड बनाना चाहिए। देखो डायरेक्टली इलेक्ट तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी नहीं होते, फिर भी उनके पास इतनी सारी पावर्स है, इसलिए वो डायरेक्टली अकाउंटेबल है। अगर मेयर को भी वो सभी पावर्स, वो सब प्राइम मिनिस्टर जितने नहीं, लेकिन मेयर को भी अपनी सिटी में लेवल की पावर्स दे दी जाए तो भी वो अच्छा काम कर सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस।